मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिंदुसार और मौर्य सम्राट अशोक की विजय आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे ग्रीक लेखों में अमित्रघात कहा गया है। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। स्ट्रेबो इतिहासकार यानी विदेशी यात्री स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्स नामक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनके दमन हेतु प्रथम बार अशोक को और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार ने कोई विशेष विजय प्राप्त नहीं की और बिंदुसार है वो आजीविक धर्म का अनुयायी था। चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। चाणक्य के बाद राधागुप्त प्रधानमंत्री बना और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। इस प्रकार बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 ईसा पूर्व से 276 ईसा पूर्व था। मौर्य सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था और 269 ईसा पूर्व में उसने अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया था और अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है और मौर्य सम्राट अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया था। इम्पोर्टेंट है। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी बौद्ध ग्रंथों दिव्यादान एवं सिंहली अनुश्रुति से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। इसके अन्य नाम धर्मा भी मिलता है। वह चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी। अभिलेखों में अशोक को ईरानी शैली में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। उसी ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की थी। इस प्रकार उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा उसने कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी, जो कि उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। मगध के पड़ोस में कलिंग का शक्तिशाली राज्य स्थित था। हाथी गुम्फा अभिलेख से भी स्पष्ट होता है कि कलिंग पर नंदों का आधिपत्य था। अतः यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि नंद साम्राज्य को पूर्ण रूप से हस्तगत करने वाले चंद्रगुप्त ने कलिंग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा होगा और उस पर अपना शासन भी स्थापित किया होगा, परंतु यह स्पष्ट उल्लेख है कि अशोक ने कलिंग पर अपना विजय अभियान किया था। हो सकता है बिंदुसार के समय में कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होगा और फिर पुनः अशोक ने उसे अपने अधीनता में लाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया होगा। प्लिनी के अनुसार अशोक ने व्यापारिक कारणों से कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इम्पोर्टेंट है
कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध व उसके परिणामों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और कई हजार व्यक्ति घायल हुए थे। जहाँ तक इसके परिणामों की बात है, कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए और लगभग 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाए गए और इससे भी कई अधिक व्यक्ति महामारी और भूखमरी से मारे गए। तो इससे अशोक को प्रबल आघात पहुंचा और उसने युद्ध नीति का सदा के लिए परित्याग कर दिया। इस युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अशोक ने इस युद्ध के बाद अपनी संपूर्ण शक्ति तथा साधन लोक कल्याणकारी कार्यों में लगा दिया। इस प्रकार यह अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। फिर मौर्य सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए बंद कर दिया। अशोक एवं बौद्ध धर्म। दीपवंश एवं महावंश ग्रंथ के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और फिर मोगलीपुत्र टिस के प्रभाव में वह पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था। तो ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। और दिव्यदान जो ग्रंथ है उसके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। रोमिंदेई अभिलेख के अनुसार वह अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया, जहाँ लुम्बिनी को धर्म कर मुक्त घोषित कर भूमि कर को 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया। भाब्रू अभिलेख में भी अशोक का बोध होना सिद्ध होता है। उसमें अशोक बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। यह अशोक के बोध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस प्रकार उसके अभिलेखों से हमें यह पता लगता है कि कलिंग युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया होगा। अशोक के स्मारकों से भी उसका बोध होना सिद्ध होता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। उसने बौद्ध धर्म की तीर्थ स्थानों की यात्रा की और बुद्ध के जन्म स्थान पर स्तंभ स्थापित करवाया। उसने कपिल वस्तु के समीप ही बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का 2 बार जीर्णोद्धार करवाया। तो इस प्रकार इन सब से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया होगा। फिर बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक ने जो कार्य किए, उसने धम्म यात्राएं की। अशोक ने ये विहार यात्राएं और आखेट आदि को बंद कर धम्म यात्राएं की। उसने अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर आदि की यात्राएं की और उसने सैनिक विजयों का परित्याग कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। उसके 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने सैनिक विजयों के स्थान पर धम्म विजय करने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का एक मुख्य कारण अवश्य था। दिव्य रूपों का प्रदर्शन। 4थे लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने मनुष्यों को हस्ती दर्शन, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन करवाया। इन दिव्य झांकियों को देखकर निश्चय लोगों के मन में स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई होगी।
और अशोक के इस कदम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा होगा। धर्मानुशासन। अशोक ने अपने धर्म के अनुशासन की लोगों को जानकारी देने के लिए उसे प्रकाशित करवाया और अपने पदाधिकारियों को आदेश दिया कि वे इसका प्रचार प्रसार करें। उसने राजकों, प्रादेशिकों और युक्तों को आदेश दिया कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य में दौरा करें और दैनिक कार्यों के अलावा लोगों को धर्मानुशासन का ज्ञान दिया करें। धम्म मात्रों की नियुक्ति। अशोक ने अपने अधिकारियों को धम्म प्रचार का आदेश दिया। उसके लिए उसने धम्म मात्रों की नियुक्ति की। उनका मुख्य काम धर्म की स्थापना, धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि और धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों के सुख एवं हित का ध्यान रखना था। लोक कल्याणकारी कार्य। अपने धर्म को व्यवहारिक रूप देने तथा लोगों की सद्भावना अर्जित करने के लिए अशोक ने परोपकारिता तथा जन कल्याण के कार्य किए। उसने वटवृक्ष लगाए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया दें, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए और पशुओं और मनुष्यों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो। विदेशों में धर्म का प्रचार प्रसार। उसने भारत के बाहर भी, विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कश्मीर और गांधार, मैसूर, यवन राज्य, पश्चिम भारत, हिमालय प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जगह धर्म का प्रचार प्रसार किया। अपने पुत्र और पुत्री को भी धर्म प्रचार में उसने लगा दिया। इस प्रकार मौर्य सम्राट अशोक का शासनकाल, उनकी कलिंग विजय, उसके द्वारा किए गए बौद्ध धर्म प्रचार के रूप में कार्य, ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको इस वीडियो को सुनने के बाद में होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको भी आपको हल करना है।